गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड पार्ट बी के सेकंड लेसन, जिसका नाम है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। लास्ट लेक्चर में हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार पर अच्छे से चर्चा की। जो भी बोर्ड परीक्षा लायक क्वेश्चंस थे उन पे हमने अच्छे से डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम आगे के मूल अधिकारों को करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। मैं जतिन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान राजस्थान बोर्ड पार्ट बी के सेकंड लेसन, जिसका नाम है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। मूल अधिकारों पर हमने अच्छे से डिस्कशन किया और जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे, उन पे हमने अच्छे से डिस्कशन किया। मूल अधिकारों में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पर भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की लास्ट लेक्चर में। आज हम आगे के मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वे इस वीडियो को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और अपने नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे मूल अधिकार पर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत नागरिकों के विरुद्ध शोषण की किसी भी प्रकार की स्थिति को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय, बलात् श्रम, बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, इन सब पर रोक लगाई गई है। अगर हम प्राचीन भारतीय संस्कृति की बात करें तो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों और पुरुषों को दास के रूप में भी रखा जाता था। बेगारी प्रथा व दास प्रथा का उस समय प्रचलन था। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किसी भी महिला, पुरुष, बच्चों को दास बनाने या उनका क्रय विक्रय करने पर या उनको बंधुआ मजदूरों के रूप में काम में लेने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह एक दंडनीय अपराध है, अर्थात मानवीय शोषण के सभी रूपों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। हालांकि सरकार कानून बनाकर कुछ अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकती है, लेकिन यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अनिवार्य श्रम में राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, खानों में, जोखिम वाले उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद 14 वर्ष तक के बच्चों को सामान्य कार्यों के लिए भी उनसे श्रम नहीं करवाया जा सकता है। इस प्रकार बाल शोषण को अनुच्छेद 24 के तहत निषिद्ध ठहराया गया है। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता से मतलब है कि नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अर्थात प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का अनुसरण करने, उस धर्म को अंगीकार करने या उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है।
धार्मिक संस्थानों को भी अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का जो भी धर्म वह मानता है उसका प्रचार प्रसार करना चाहता है, उससे संबंधित धार्मिक मामलों का प्रबंध वह करना चाहता है। अर्थात व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है, जिसमें उसकी आस्था है, वो किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन वह जबरन किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान को खोल सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसी तरह अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक मामलों में धन लेना या देना दोनों को ही कर से मुक्त किया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान को अगर कोई दान देता है, कोई धनराशि देता है, तो वो राशि टैक्स से मुक्त होगी। उस धार्मिक संस्थान की आय भी, इनकम भी टैक्स मुक्त होगी। इस प्रकार धार्मिक मामलों में धन संपत्ति, आय और व्यय दोनों को ही करों से मुक्त किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 28 राज्य के संस्थानों में धार्मिक शिक्षण पर रोक। अनुच्छेद 28 व्यवस्था करता है कि जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिकता नहीं दी जाएगी। अर्थात यहाँ सार्वजनिक शिक्षण संस्थान से मतलब है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज होंगे, वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जो भी राजकीय शिक्षण संस्थान हैं या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। नंबर 5 सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 में इससे संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के लिए उन्हें विशेष वरीयता देता है। अनुच्छेद 29 व्यवस्था करता है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, कोई भी हो, उन्हें अपनी संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि उनको अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। अर्थात वे अपनी संस्कृति को, भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को अपने विशेष शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का पूरा अधिकार होगा। अर्थात भारत में किसी भी अल्पसंख्यक को अपने विशेष शिक्षण संस्थान जो धर्म से संबंधित हो की स्थापना भी कर सकता है और उनका संचालन भी कर सकता है। उनको पूरी स्वतंत्रता होगी। यदि राज्य इन शिक्षण संस्थानों को अनुदान देता है तो राज्य अनुदान देने में ऐसे शिक्षण संस्थानों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अन्य शिक्षण संस्थानों के समान ही इन विशेष शिक्षण संस्थानों को भी राज्य वैसी ही सहायता देगा। छठा मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान से संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। अर्थात 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस अधिकार को अब एक सामान्य अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया है।
सातवां मूल अधिकार और अंतिम मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसकी व्यवस्था की गई है। यह किसी प्रकार का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इसको मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। हमने अब तक जो मूल अधिकार पढ़े हैं उनकी सुरक्षा का एक प्रकार का यह अधिकार है कि अगर उन अधिकारों में राज्य किसी भी प्रकार की कटौती करता है या उन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इनके उपचार की व्यवस्था संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत संविधान करता है। हमारे संविधान निर्माताओं में इस अधिकार को लेकर यह भावना थी कि मूल अधिकारों का महत्व तभी है जब इनकी क्रियान्विति हो, इनका इम्प्लीमेंटेशन हो। इस अधिकार की व्यवस्था करने का मूल कारण यही था कि जो सभी मूल अधिकार हैं उनकी सही ढंग से क्रियान्विति हो, सही ढंग से वो लागू हों। उसके लिए ये संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में यहाँ तक कहा था कि अगर मुझे कोई पूछे कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना जो संविधान है वो शून्य प्राय हो जाएगा, तो उनका कहना था कि मैं इस अनुच्छेद के अलावा और किसी अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। अर्थात अनुच्छेद 32 को उन्होंने इतनी महत्ता दी थी कि उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा तक कह दिया था। उनकी यह भावना थी कि यदि यह अनुच्छेद संविधान में नहीं होता तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं होता। देखिए, यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना को। लेकिन यदि पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब प्रश्न उठता है, रिट किसे कहते हैं? देखिए, रिट एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में लेख बोलते हैं। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि रिट किसे कहते हैं या लेख जारी करना किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि रिट से तात्पर्य नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा जो लेख या आदेश जारी किया जाता है उसे रिट या लेख जारी करना कहते हैं। यहाँ हम 5 प्रकार की रिट की बात कर रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। इसमें यह विशेष महत्वपूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय इस संबंध में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की जो रिट हैं वे हैं: नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार रक्षा। तो आइए एक एक रिट को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कार्पस। अंग्रेजी वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, कई बार अंग्रेजी वर्ड में भी इसे पूछा जाता है और अलग अलग लेख भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और 5 रिटें एक साथ भी पूछी जा सकती हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। तो आपको सभी रिटें अच्छे से ध्यान रखनी है। हमें इसमें पता होना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पर न्यायपालिका
द्वारा तब जारी किया जाता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वह अवैध है, गलत तरीके से उसे बंदी बनाया गया है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर यह मान लेता है या पुष्टि कर लेता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा यदि न्यायपालिका से प्रार्थना की जाती है तो न्यायपालिका ये लेख जारी करती है और उस लेख के तहत उस व्यक्ति को अपने सम्मुख एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर उपस्थित करने का आदेश देती है और यह जांच करती है कि यदि उक्त व्यक्ति जिसे बंदी बनाया गया है वो वैध है या अवैध, वास्तव में उसने कोई अपराध किया है। यदि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो उसे न्यायालय छोड़ने का आदेश जारी करता है। नंबर 2 है परमादेश, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मैंडमस। परमादेश न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई भी सार्वजनिक अधिकारी या कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो। तब इन कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए न्यायपालिका इस लेख या रिट के तहत उसे ये आदेश दे सकती है। नेक्स्ट नंबर 3 है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध लेख की महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिषेध रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने नीचे के निम्न न्यायालय के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। न्यायपालिका द्वारा प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब नीचे के न्यायालय निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर किसी मामले की सुनवाई कर रहे हों तो उस मामले की सुनवाई को रोकने के लिए उस पर सुनवाई न करने का आदेश प्रतिषेध रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को देता है। नेक्स्ट नंबर 4 है उत्प्रेषण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्टियोरेडी। उत्प्रेषण रिट भी न्यायपालिका द्वारा अपने से नीचे न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों की सुनवाई कर रहे हों तो न्यायालय सुनवाई को रोककर उस मामले को अपने यहाँ मंगवा लेता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण में एक माइनर सा अंतर है। जैसे दोनों ही रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने से निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, ये तो दोनों में समानता है, किंतु अंतर सिर्फ इतना है कि प्रतिषेध रिट के अंतर्गत अगर कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामले की सुनवाई कर रहा हो तो वो उसको रोक देता है, उसकी सुनवाई पर प्रतिबंध लगा देता है। जबकि उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत निम्न न्यायालय या नीचे के न्यायालय यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहे हों तो उच्च न्यायालय उसको रोककर उस मामले को अपने यहाँ मंगवा लेता है, उस मामले पर निर्णय देने के लिए या न्याय देने के लिए। यहाँ देखिए आपको शब्द से ध्यान रखना है। प्रतिषेध में उस पर प्रतिबंध लगा देता है और उत्प्रेषण में मामले को अपने यहाँ मंगवा लेता है या प्रेषित करवा लेता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट में अंतर बताओ, तो आप इस अंतर को बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 लास्ट है अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्यू वारेंटो। अधिकार परीक्षा रिट न्यायालय तब जारी करता है जब कोई भी सार्वजनिक अधिकारी या पदाधिकारी या कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है अगर वह उस पद की निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है तो ऐसे मामले में वो उस पद से उस व्यक्ति को अलग कर सकता है अधिकार परीक्षा रिट के तहत। अर्थात जिस पद पर कोई सार्वजनिक अधिकारी या कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अगर उस पद की न्यूनतम निर्धारित योग्यता या अर्हता को पूरी नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, अधिकारी को, कर्मचारी को पद से अलग करने का आदेश न्यायपालिका
अधिकार प्रच्छारित के तहत देती है। यहाँ मूल अधिकार समाप्त होते हैं। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, लेकिन जो नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वे अनुच्छेद 34 से 32 तक आते हैं। 12 और 13 पर भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया। अब अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में हम थोड़ा संक्षेप में थोड़ा सा और जानेंगे। हालांकि ये आपकी बुक में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देखेंगे हम। देखिए, हम जानते हैं कि मूल अधिकार अनुच्छेद 34 से 32 तक ही हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारे संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं वे 12 से 35 तक ही हैं। हमने पूरे 12 से 35 तक के मूल अधिकार पर वर्णन किया है, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप बता सकें। यहाँ यह ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों पर अगर प्रश्नों की बात करें तो पूरे मूल अधिकारों के बारे में भी पूछा जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर मूल अधिकार के बारे में भी पूछा जा सकता है, और विशेषकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार की रिटें पूछी जा सकती हैं आपसे। लेख जारी करना किसे कहते हैं या रिट किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी एक रिट के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है, परमादेश किसे कहते हैं, या 2 रिट में अंतर भी करवाया जा सकता है। सभी मूल अधिकार हमने बहुत अच्छे से किए हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद करें, अच्छे से नोट करें। अब हम नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं इसका थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का तात्पर्य, यद्यपि नागरिकों के मूल अधिकारों का अत्यधिक महत्व है और संविधान में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कुछ आलोचक इसकी आलोचना करते हैं, कुछ कमियां इनमें बताते हैं। यदि एग्ज़ाम में मूल अधिकारों की आलोचनात्मक व्याख्या पूछी जाए तो आप इसमें ये बता सकते हैं। कुछ आलोचना जो मूल अधिकारों के आलोचकों के द्वारा की गई है वो इस प्रकार है। नंबर 1, मूल अधिकारों में कई जगह सीमाएं लगी हुई हैं, प्रतिबंधित किया हुआ है इनको। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अनलिमिटेड नहीं हैं, उन पर सीमाएं लगी हुई हैं। इसलिए आलोचक यह कहते हैं कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार देता है, लेकिन उन पर इतनी सीमाएं लगा देता है कि दूसरे हाथ से वो वापस छीन भी लेता है। नंबर 2 जो आलोचना है वो है आपातकाल में जो मूल अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था है, जिसमें अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ दिया जाए, तब भी आपातकाल में बाकी के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें सामान्य काल में भी मूल अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था है, सीमाएं काफ़ी लगी हुई हैं। इसके अलावा निवारक नज़रबंदी का प्रावधान जो काफ़ी विवादास्पद रहा है, विभिन्न सरकारों द्वारा इसका प्रयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया है, इसका दुरुपयोग किया गया है। इस दृष्टि से भी आलोचना मूल अधिकारों की जाती रही है। निवारक नज़रबंदी वाले प्रावधान को लेकर तो संविधान सभा के सदस्य श्री हरि विष्णु कामत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की ओर पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। इस प्रकार काफ़ी आलोचना उन्होंने इस प्रावधान की थी। नेक्स्ट नंबर 3, देखिए तीसरी आलोचना आलोचकों के द्वारा ये की गई है कि यद्यपि मूल अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी मूल अधिकार हैं जिनको व्यवहारिक रूप में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है। चाहे वह शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें कि किस प्रकार बच्चों का शोषण हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, पिछड़ापन है, तो बच्चों का भी शोषण होता रहा है और श्रमिक मजदूरों का भी शोषण होता रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में जो गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात है
प्रत्येक व्यक्ति को जो बुनियादी आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की उपलब्धता की बात है, वो भी सरकारें आज तक नहीं कर पाई हैं। इस प्रकार आलोचकों का कहना है कि इन मूल अधिकारों को व्यवहारिक रूप से सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, व्यवहारिक रूप से सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। आगे देखिए, चौथी आलोचना है, आलोचकों के द्वारा चौथी आलोचना ये की गई है कि यद्यपि मूल अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन यदि आज हम न्यायपालिका की बात करें तो न्याय इतना महंगा है, इतना कठिन है कि आम आदमी, जो गरीब व्यक्ति है, वह न्यायालय की शरण में की सोचेगा भी नहीं। यहाँ यही कारण है कि आज लाखों करोड़ों लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन वे न्यायालय में नहीं जा सकते क्योंकि व्यवहारिक रूप में उनके पास इतना पैसा नहीं है। और हमारे यहाँ न्याय अत्यधिक महंगा व खर्चीला भी है। ऐसी स्थिति में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था करने के बावजूद व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता या सही ढंग से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नंबर 5, जो पांचवी आलोचना है, ये है कि कुछ आलोचक ये कहते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मूल अधिकारों में दिए जाने चाहिए थे, वो नहीं दिए गए हैं। जैसे काम का अधिकार, जिसके अंतर्गत रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, लेकिन इस अधिकार को मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, ये सभी आलोचनाएं हमने की हैं, लेकिन किसी भी आलोचना, कितनी भी आलोचना मूल अधिकारों की कर दी जाए, अगर हम दुनिया के विभिन्न संविधानों से भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है उसकी तुलना करें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ काफ़ी बेहतर व्यवस्था की गई है और जो विशेष प्रावधान है वो एक तरह से असमानता लाने के लिए नहीं बल्कि समानता लाने के लिए ही किए गए हैं। यद्यपि मूल अधिकारों के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, ये हम कह सकते हैं। इनकी महत्वपूर्ण सार्थकता है, देखिए आज नागरिक जो इतना बेहतर जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं या सरकार से जो नागरिकों को संरक्षण प्राप्त है या सरकार को ये मूल अधिकार तानाशाही होने से रोकते हैं, सरकार अब तानाशाही नहीं हो सकती है, वो मनमाने तरीके से शासन नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों का काफ़ी महत्व है। अगर आपसे मूल अधिकारों की आलोचना करने को कहा जाए या मूल्यांकन करने को कहा जाए तो आप बड़ा प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी मूल अधिकारों पर हमने विस्तृत, सटीक और सरल शब्दों में डिस्कशन किया है और आपको समझ भी आ गए होंगे। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों पर हम चर्चा करेंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि इन लेक्चर्स को आप बार बार सुनें। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो 2-3 बार इन्हें सुनें, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और ये सब आपको बेहतर तरीके से याद भी हो पाएंगे। अच्छे से इनको याद करें, आप इन लेक्चर्स से नोट्स बनाएं, इनको रिवाइज़ करें, आप लिखें, इनको प्रैक्टिस करें तो बेहतर तरीके से इनका उपयोग आप अपने एग्ज़ाम के लिए कर पाएंगे। अंत में एक अपील कि यदि ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं में इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।